आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची पुलिस के दफ्तर पर हमले की तहकीकात में पेशरफ। केपीओ के खिलाफ जियो फेंसिंग करवाई गई। हमले के वक्त 100 से जायद नंबरों को मशकूक करार दिया। दूसरी जानिब तफ्तीशी इदारों ने हमलावरों की सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें तेज कर दी हैं। जाम शोरूम में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की है, ताहम इन मालूमात को खुफिया रखा गया है। तमाम सूरत हाल के हवाले से मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची पुलिस चीफ के दफ्तर के बाहर, जहाँ पर गुज़िश्ता दिनों दहशत गर्दों की जानिब से हमला किया गया था। इस वाक़े का मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में जो है दर्ज कर लिया गया है SHO सदर की मुद्दत में। ताहम यहाँ पर अगर इस वक्त इस सूरत हाल के हवाले से आगाह करूँ तो यहाँ पर सिक्योरिटी के कोई खातिर ख्वाह इंतजाम दिखाई नहीं देते। जिस अगबी रास्ते से दहशत गर्दों ने रास्ता इस्तेमाल किया वो भी जो है इंतहाई गैर महफूज दिखाई देता है, जबकि साथ साथ पुलिस चौकियों पर भी जो है पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। ताहम उस मुकाम पर जहां से उन्होंने दाखिल हुए थे कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमला करने के लिए, पीछे का अगबी रास्ता था मस्जिद के बाहर, मस्जिद के साथ जो पुलिस क्वार्टर की जो मस्जिद बनी हुई है, मुकाम पर हमला किया। उस मुकाम पर भी जो है सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम देखे नहीं जा रहे। ताहम दूसरी जानिब अगर बात की जाए तहकीकाती इदारों की जानिब से उन्होंने तफ्तीशी मराहिल का आगाज़ कर दिया गया है। इस मुकाम की जियो फेंसिंग करवाई है। उसमें बताया गया है कि 100 से ज़ायद नंबर जो है मशकूक करार दिए गए हैं और उन 100 में से 10 से 12 नंबर ऐसे मौजूद हैं जो इंतहाई मशकूक हैं, क्योंकि वो नंबर उन्होंने राब्ते जो है शहर से बाहर भी रखे हुए थे और मुसलसल राब्ते में थे। ताहम उनका जो ज़रूरी डेटा है वो इकट्ठा किया जा रहा है तहकीकाती इदारों की जानिब से। और अगर बात की जाए कि इनके सहूलतकार कौन थे, उसकी जानिब से भी अगर देखा जाए तो जो तहकीकाती इदारे हैं, हसास इदारों की जो एहलकार हैं, जो टीम बनी हुई है तफ्तीशी, उनकी जानिब से गुज़िश्ता रात जाम शोरों में भी जो है छापा मारा गया और वहाँ पर एक टारगेटेड कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है वो टारगेटेड कार्रवाई खुफिया रखी जा रही है। ताहम कोई कामयाबी मिलती है तो उस हवाले से जो है तहकीकाती इदारे मीडिया को आगाह करेंगे। ताहम इस वक्त जो है बताया जा रहा है कि जो तहकीकाती टीम है वो आला सतह की जो है बनाई है IG सिंध की जानिब से, जिसमें DIGs के सतह के जो रैंक के अफसरान हैं वो उसमें शामिल किए गए हैं। वाक़े का भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। जी बहुत शुक्रिया। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले का मुकदमा CTD थाने में हमला आवरों, फरार मुलजमान और सहूलतकारों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में इंकशाफ हुआ है कि कार सवार दहशत गर्दों के साथ मजीद 2 दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर भी आए थे, जो KPO की निशानदेही के बाद फरार हो गए। हालांकि तीनों दहशतगर्द KPO के अकबी दीवार से कूदकर अंदर दाखिल हुए थे। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले का मुकदमा CTD थाने में सदर थाने के SHO की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के मुताबिक शाम 7:15 पर वायरलेस के जरिए हमला की इत्तला मिली और 7:20 पर जाए वक़ुआ पर पहुंचा और नफरी तलब की गई। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द ने तीसरी मंजिल पर खुद को धमाके से उड़ाया, जबकि दूसरा दहशतगर्द चौथी मंजिल और तीसरा छत पर मारा गया। कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ने वाले रेंजर्स कलंदर विंग से सब इंस्पेक्टर अब्दुल रहीम ने क्या देखा, कैसे दहशतगर्दों का मुकाबला किया, ये सब भी अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। फिल वक्त अपने नाजरीन को आगाह करते चलें, कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों का हमला है। तहकीकात जो है वो की जा रही है, मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही हैं और कुछ तहकीकात कार्रवाइयाँ ऐसी भी हैं जो कि खुफिया रखी जा रही हैं। और कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ने वाले रेंजर्स कलंदर विंग ने ऐसे सब इंस्पेक्टर अब्दुल रहीम ने क्या कहा, क्या देखा, जानिए, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले जिस टाइम हम पहुंचे उस टाइम फायर लाइव फायर चल रहा था, तो हमारे सेक्टर कमांडर साहब थे, ब्रिगेडियर तौकीर साहब, विंग कमांडर कर्नल सफदर अली खान साहब, ये पहले से उस जगह में पहुंचे हुए थे। और जैसे हमारे अल्फे पहुंची, गाड़ियाँ पहुंची, उसने लड़कों को डिटेल कर दिया है कि आपने इस दर से एंट्री करनी है, दूसरे ने जो है इस तरफ से एंट्री करनी है। कमांड कर रहा था सफदर अली खान साहब और ब्रिगेडियर तौकीर साहब, वो खुद ही कर रहे थे। जब हम मेन गेट पे पहुंचे, मेन गेट बंद था और ऊपर से फायर आ रहा था। ये पता नहीं चला कि फर्स्ट फ्लोर से आ रहा है, थर्ड फ्लोर से आ रहा है या टॉप से आ रहा है, लेकिन और साथ में एक ग्रेनेड का धमाका हुआ। फिर ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि गेट तोड़ दो। गेट तोड़ने के बाद हम डायरेक्ट अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद 3 अल्फे हमारे अंदर गए थे। एक की कमांड ब्रिगेडियर साहब खुद कर रहा था, एक पे
सफदर अली खान साहब थे और एक मेरे साथ थे। मैंने लात जब गेट को लात मारी, अंदर से फायर आया। फायर आने के बाद दूसरी साइड से एक और फायर आया। फायर आने के बाद वो ऊपर की तरफ वो लड़का भाग गया। भागने के बाद थर्ड फ्लोर पे जो है ना, मुझे गोली लगी है, मेरे पाँव को गोली लगी है। मेरे साथ एक और लड़का है, उसको स्प्लेंडर लगाए। सेकंड फ्लोर पे ग्रेनेड उन लोगों ने हमारी तरफ को फेंका था, वो ग्रेनेड बस उनकी तरफ को। शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मटर 80 रुपये इजाफे के बाद 200 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त होने लगे हैं। सब्जी फरोशों की मनमानी ख़त्म ना हो सकी। कराची में कुछ सब्जियां महंगी तो कुछ सस्ती हो रही हैं। भिंडी 100 रुपये कमी के बाद 200 रुपये फ़ी किलो पर आ गई है। मटर की कीमत 80 रुपये इजाफे के बाद 200 रुपये फ़ी किलो हो गई है। आलू 50 रुपये और टमाटर 30 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त हो रहे हैं। तोरई 150 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है, मगर तोरई के सरकारी 113 रुपये किलो मुकर्रर किए गए हैं। ताहम सरकारी निर्खों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी के बावजूद गैस की बंदिश जूं की तू बरकरार है, जिसके बायस घरेलू और कमर्शियल सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। SSGC की जानिब से घरेलू सारिफीन को बिला तातुल गैस की फ्राहमी के लिए CNG सेक्टर और कैप्टिव पावर प्लांट को गैस की बंदिश के बावजूद गैस के मसाइल कम नहीं हो सके। गैस की आंख मचोली से घरेलू और कमर्शियल सारिफीन दोनों ही परेशान हैं। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है। 4 मुख्तलिफ हॉल्स में अदब, माशियात, सियासत, क्रिकेट और सूफीज़म पर सेशन जारी हैं। आज 30 के लगभग सेशंस होंगे। हमारे नुमाइंदे आज जमाली इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, बराह रास्त हमें मनाजर दिखाएंगे। आज इस आगाह कीजिएगा, आज आखिरी रोज़ है कराची लिटरेचर फेस्टिवल का। इस हवाले से कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप? जी देखें, कराची लिटरेचर फेस्टिवल जो कराची का बहुत बड़ा अदबी मेला होता है, हर साल की तरह आज भी ये बहुत बड़ा अदबी मेला है। आज इसका तीसरा और आखिरी दिन है। आज के दिन की अगर मैं बात बताऊं कि 30 के लगभग सेशंस हैं जो आज जारी हैं। अभी ये 4 अलग अलग सेशन हो रहे हैं एक ही वक्त पे। यहाँ जिस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, थोड़ी देर कबल यहाँ पे क्रिकेट और कौमी सियासत पे एक सेशन था, जिसमें साबिक जो क्रिकेट के साबिक कप्तान हैं वसीम अकरम, उन्होंने भी खिताब किया। उसके अलावा अलग अलग हाल हैं। अदब पे इस वक्त सेशन हो रहा है, सियासत पे, मुआशियात पे शब्बर ज़ैदी का एक सेशन है। यहाँ पे इस वक्त जो दूसरा सेशन शुरू हो चुका है वो इकराम सहगल साहब इस वक्त खिताब कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो कराची लिटरेचर फेस्टिवल है, इसमें ज़िंदगी के तमाम शोबाजात पे बात होती है। जब वसीम अकरम से एक सवाल सियासत पे भी हुआ कि इमरान खान को सियासत में देख करके आपको शौक़ चढ़ा है कि सियासत में आप भी जाएं, तो वसीम अकरम ने बड़ा हंसते हुए जवाब दिया कि 70 साल में एक आदमी आया सियासत में जिसका जो हशर हुआ, तो मेरा क्या हशर होगा जब सियासत में जाऊँगा। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि सियासत में जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में आज के दिन में जो सेशंस हैं, अलग अलग सेशंस होने के बाद आखिर में मौसीकी के साथ इसका जो आखिरी सेशन होगा वो मौसीकी पे है, और उसके साथ कराची लिटरेचर फेस्टिवल का जो है इख्तिताम हो जाएगा। तीसरा दिन है और तीसरे दिन के तकरीबन 30 सेशंस हैं, और इन तीनों दिनों में 100 से ज़ायद सेशंस हुए हैं यहाँ पे, और तकरीबन कोई 1 लाख से ज़ायद अफराद ने इस कराची लिटरेचर फेस्टिवल को देखा है, जिनमें सियासी लोग, समाजी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात की अहम शख्सियात ने भी इसमें शिरकत की है। जी अच्छा, आज हमने देखा कि मुख्तलिफ सेशंस हुए हैं और बहुत एक लाइन में एक डेप्थ बयान की गई। अब जैसे कि कल कराची लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज़ मुमताज़ अदीब नूरुल हुदा शाह का कहना था, तालीम और शौर के दरवाजे बंद करने से दहशत गर्दी परवान चढ़ी है। इस हवाले से क्या रद्द अमल सामने आता है? हमारी आजकल की जो यूथ है, क्या इस डेप्थ को समझ पाएगी? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। नौजवानों की कोई बहुत बड़ी तादाद मुझे नज़र तो नहीं आ रही अभी तक जो सेशंस हो रहे हैं। शाम के औकात में यूथ की बड़ी तादाद इन सेशंस में शरीक होती है। आज भी यहाँ पे बात हुई है। इससे कबल जो सेशन हो रहा था वो उस पर भी नौजवानों के हवाले से बात हो रही थी। साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम का कहना था कि हमें अपने नौजवानों की ऐसी तरबियत करनी है कि ज़िंदगी के तमाम शोबाजात में वो अपना किरदार अदा करें। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है ज़िंदगी के बहुत शोबे हैं। अगर क्रिकेट
ہمیں بھی اپنی زندگی کو سنوارنا ہے تو وقت کا انتظار نہیں کرنا ہے، یہ کہنا تھا وسیم اکرم کا۔ لیکن دوسری جانب جو معاشیات پہ آج شام میں ایک بڑا سیشن ہے جس میں سابق وزرائے خزانہ جو ہے، مختلف وزرائے خزانہ اس معاشی سیشن میں خطاب کریں گے، مفتاح اسماعیل سمیت۔ اس طرح صوفیزم پہ ایک سیشن ہے، جو آنے والا سیشن ہے وہ صوفیزم پر ہے، جس میں نوجوانوں کی یہ تربیت کی جائے گی یا یہ بتایا جائے گا کہ صوفیاء نے کس طرح دنیا میں اسلام کو پھیلایا اور کس طرح انسانیت کا درس دیا۔ اسی طرح اگر میں ادب پہ ایک سیشن ہے، اور مختلف قومیں جو ہیں یہاں پہ اس خطے میں مختلف قومی جو زبانیں ہیں ان پہ آج شام میں ایک سیشن ہے جس میں مختلف زبانوں کے جو دانشور ہیں وہ بھی خطاب کریں گے۔ تو یہ ایک تربیت گاہ کے مترادف ہے یہ جو کراچی لٹریچر فیسٹیول ہے، یا اس طرح کے جو دیگر فیسٹیولز ہوتے ہیں کراچی میں۔ ان سیشنز میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں اور یہاں سے جب لوگ جاتے ہیں تو امن، آشتی، محبت اور اس طرح کا پیغام لے کر جاتے ہیں تاکہ معاشرے سے نفرتوں کا کس طرح خاتمہ کیا جا سکے۔ جی اچھا عاجز، یہ بھی بتائے گا کہ کتنے ملک ہیں جہاں سے یہ مقررین ماہرین یہاں شرکت کر رہے ہیں، اور کتنے موضوع ہوں گے، ایونٹس ہوں گے جو کہ آج اختتام پذیر ہونے پہ کیے جائیں گے؟ جی ہاں، تقریباً ہر سیشن میں کوئی نہ کوئی ایک غیر ملکی مہمان ضرور ہوتا ہے۔ انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک سے علم و ادب سے وابستہ انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ بھی اس سیشن میں شریک ہیں۔ کچھ ٹیکنیکل لوگ بھی ہیں، معاشیات پہ ایک ٹیکنیکل سیشن ہے، اس میں معاشی ماہر بھی موجود ہوں گے، وہ ابھی سیشن شروع نہیں ہوا ہے، شام کے وقت میں ہے۔ یہاں میرے عقب میں ابھی ایک سیشن چل رہا ہے، اس میں اکرام سہگل کے ساتھ بھی ایک غیر ملکی لٹریچر سے وابستہ مہمان موجود ہیں جو اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ تو اس سیشن میں جہاں پاکستان بھر سے زندگی کے الگ الگ شعبہ جات میں اپنی حیثیت رکھنے والے ماہرین موجود ہیں، اس طرح دنیا سے باہر بھی اپنا لوہا منوانے والے ایسی شخصیات بھی موجود ہیں جو یہاں مختلف سیشنز میں شریک ہوتے ہیں۔ نہ صرف شریک ہوتے ہیں لیکن ان سے بڑے دلچسپ سوالات بھی ہوتے ہیں، جیسے ابھی تھوڑی دیر قبل وسیم اکرم سے بڑے دلچسپ سوالات ہوئے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاجز جمالی، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ضمن الیکشن میں حصہ لینے یا نہ لینے سے متعلق ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا، جس میں پی ڈی ایم کی تجویز پر بھی غور کیا جائے گا۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کا گزشتہ روز بھی سینئر ڈیپٹی کنوینر نسرین جلیل کی زیر صدارت بہادر آباد مرکز پر اہم اجلاس ہوا تھا، جس میں ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے ضمن انتخابات سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تاہم رابطہ کمیٹی کے بعض اراکین کے احتجاج پر ایم کیو ایم نے مزید مشاورت کا فیصلہ کیا ہے۔ رابطہ کمیٹی ضمن انتخابات کے معاملے پر آج پھر سر جوڑے گی۔ سنڈے کے دن کراچی میں جگہ جگہ اتوار بازار لگتے ہیں۔ مہنگائی کے بعد اتوار بازاروں کی کیا صورتحال ہے، یہ بتائیں گے ہمارے نمائندے کاوش میمن۔ جی دیکھیں، بالکل ایسا یہ تاثر پیش کیا جاتا ہے اتوار بازار کے حوالے سے کہ یہاں جو ہے وہ چیزیں لوگوں کو سستی میسر آتی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں کورنگی کے ایک اتوار بازار میں۔ جانتے ہی ہیں کہ کیا مہنگائی کی وجہ سے اتوار بازار کی رونقیں بھی متاثر ہوئی ہیں، کہ یہاں پر بھی کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ مان پڑی ہیں۔ میرے ساتھ ایک اسٹال لگانے والے افراد موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے اتوار بازار کی؟ اوور آل تو مہنگائی ہے، اتوار بازار کی کیا صورتحال؟ سر دیکھیں، مہنگائی کی وجہ سے جو زیادہ تر کام کا حصہ ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، 30-40% کا فرق آ گیا ہے۔ اب جو چیز تقریباً ہمیں ایک سیٹ آ رہا تھا 2500 روپے کا، وہ اب ہول سیل میں لینے جاؤ تو 3500-3600 کا فرق آیا ہے۔ اس حساب سے جو ہے نا تقریباً قوت خرید کسٹمر کی نہیں رہی ہے، بہت زیادہ فرق پڑ چکا ہے۔ اوپر سے منی بجٹ اور پیش ہو گیا، اس سے بھی آنے والے دنوں میں مہنگائی کا مزید طوفان آنے کا خدشہ ہے۔ تو ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم سیل زیادہ کرتے ہیں، پروفٹ کم رکھ کے سیل کو توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا پروفٹ بالکل کم ہوتا ہے مارکیٹوں کی بنسبت، ہم صرف سیل کو زیادہ وہ کرتے ہیں بس۔ جی بالکل، اس سلسلے میں یہاں جو اسٹال لگانے والے افراد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے یقیناً یہاں کی رونقیں بھی متاثر تو ہوئی ہیں، لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ اتوار بازار ہے تو یہاں پر پروفٹ مارجن کم رکھا جائے اور جو چیزیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سیل کی جائیں۔ جی چھٹی کے دن شہری موج مستیاں کرنے ساحل پر پہنچ گئے۔ شہریوں کے لیے سی ویو پر خوبصورت پارک بنایا گیا ہے جہاں لوگ بھرپور انجوائے کر رہے ہیں۔ عادیہ ناز وہاں پر موجود ہیں، اپڈیٹ کریں گی۔
बिल्कुल आज संडे है, छुट्टी का दिन है और सुबह से ही शहरी ख़ास तौर पर जो उनकी पसंदीदा जगह होती है वो साहिल समंदर है। और अब तो सीबीसी ने साहिल समंदर को एक अलग ही रंग दे दिया है। कहीं पार्क बना दिए, कहीं बच्चों के लिए साइकिलिंग ट्रैक बना दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखने के लिए बच्चे अब साहिल पर आते हैं। बिल्कुल वेस्ट की तरफ का साहिल है। फैमिली से आपकी बात भी कराएंगे, जानेंगे कि आज संडे था तो इन्होंने क्या सोचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज संडे था, आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई हैं, बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं। जी ऑफ कोर्स, इसलिए कि आज संडे है और इसी दिन हमें कुछ फ्री टाइम होता है, हम बच्चों को लेकर आते हैं। और आजकल तो एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, फ्लावरिंग है और ये सब कुछ देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। अच्छा ये देखिए, पहले यही साहिल हमारा बहुत गंदा होता था, अजीब सी सूरत हाल थी। अब इसमें सफाई भी देख रहे हैं और खूबसूरती भी। ये एक्चुअली इन्होंने अच्छा मेंटेन किया है और उसके अलावा इसके हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हम अच्छे से इसको मेंटेन रखें, सफाई का ख्याल रखें, डस्टबिन में कचरा वगैरह फेंक के अपने बच्चों को अवेयर करें कि ये सब चीज़ें हमारे लिए प्रोवाइड की गई हैं और हमें ही इसको मेंटेन रखना है। अगर ये सब कुछ मिलके करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा ही रहेगा। डेफिनेटली ये हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है कि अगर हमारे लिए कोई चीज़ बनाई है तो उससे अपनी इमलाक समझे, अपना घर समझे, साफ़ सुथरा रखें। सिर्फ यही नहीं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर सुबह सवेरे से ही पहुँचे हुए हैं। कुछ ने तो नाश्तों का प्लान बनाया और यहाँ अपने दोस्तों के साथ आए हुए हैं, कुछ अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ अंदर हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, कोई ऊँट के मज़े ले रहा है। तो ये कराची वालों के जो है इसको कह लीजिए कि संडे का इनका रूटीन होता है, जो कि हमेशा कोशिश ये की जाती है कि उसको किसी न किसी तरीके से जो है पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया आलिया नाज, हमें अपडेट करी थी। छुट्टी के रोज़ शहरी नाश्ता एंजॉय करने के लिए हलवा पूरी की दुकानों का रुख कर रहे हैं। गर्मा गर्म हलवा पूरी एंजॉय करते शहरियों का क्या कहना है, ये बताएंगी हमारी नुमाइंदा इकरा अवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एक होटल पर मौजूद हूँ। इतवार का रोज़ है, छुट्टी का रोज़ है। शहरी घरों से बाहर निकले हैं नाश्ता एंजॉय करने के लिए, क्योंकि पूरे हफ्ते जो है दिन भर काम करके थकावट के बाद शहरियों के पास एक दिन होता है रिलैक्स करने का। तो ऐसे में शहरी सुबह सुबह बिस्तर से उठकर बाहर निकलते हैं और हलवा पूरी की दुकानों की जानिब रुख करते हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ अफराद मौजूद हैं, उनसे बात करूँगी और जानूँगी। सर आप मुझे ये बताइएगा कि घर में नाश्ता करने में और बाहर नाश्ता करने में क्या डिफरेंस है? बस बाहर नाश्ता करने में ये कि थोड़ा बंदा फ्रेश हो जाता है, सुबह सुबह उठते हैं, सुबह की फ्रेश हवा होती है, बाहर का माहौल बंदा देख करता है, फिर हलवा पूरी का नाश्ता तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। ठीक है, तो आप ये बताएं कि यहाँ की हलवा पूरी कैसी है, इस यहाँ की हलवा पूरी का टेस्ट कैसा है? यहाँ की हलवा पूरी काफ़ी मशहूर है, काफ़ी दूर से लोग खाने आते हैं और माशाल्लाह से इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, अच्छा तो सर आप मुझे ये बताइएगा कि आप क्या कहेंगे? नहीं माशाल्लाह यहाँ में बहुत मज़ा आता है खाने में, हलवा पूरी बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी है। जी तो आपने देखा कि शहरियों का कहना था कि छुट्टी का रोज़ और जब वो घर से बाहर निकलें और ऐसे में जब टेस्टी गर्मा गर्म हलवा पूरी उनके सामने आती है तो मुंह में भी पानी आ जाता है गरम गरम हलवा पूरी को देखकर, और ऐसे में ये फ्रेश भी हो जाते हैं और गरम गरम नाश्ता भी इंजॉय करते हैं। जी अलाइड स्कूल की जानिब से मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स डे का अहतमाम किया गया है। इवेंट में तलबा तालबात बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद बताएंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ताबिश। बिल्कुल, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ नाज़ाबाद के मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से, जहाँ अलाइड स्कूल की तीनों ब्रांचेस की जानिब से स्पोर्ट्स डे का एहतमाम किया गया है। और इसी हवाले से हमारे साथ भी इस वक्त मौजूद हैं अलाइड स्कूल के ख़ास तौर पर रूह रवां राना साहब। इनसे बात भी करते हैं। राना साहब, किस तरीके से देख रहे हैं इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं और इस तरह के इवेंट्स स्कूल की सतह पर होना कितना ज़रूरी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अलाइड स्कूल शेरशाह, अलाइड स्कूल नार्थ नाज़ाबाद, अलाइड स्कूल बिहार कॉलोनी आगरा ताल लियारी कैंपस के ये गुज़िस्ता 5 सालों से ये हम स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद कर रहे हैं। और इसका मकसद आपके सवाल का जवाब भी है कि नौजवानों को खेल की सरगर्मियों से हमेशा आगाह रहना चाहिए। हेल्थी एक्टिविटी आजकल के ज़माने में तालीम के साथ साथ हेल्थी एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खेल की सरगर्मियाँ हम प्रैक्टिकल बेस पे जो तालीम है वो भी इनको देते हैं और उसके साथ साथ इतनी जगह शेरशाह में कोई ग्राउंड नहीं है हमारे पास, लेकिन हम इतनी दूर से यहाँ लेके आए बच्चों को सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक जानिब स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो इससे जो नौजवान हैं उनकी जहनी सलाहियत में कितना इजाफा हो सकता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखें आप बच्चों को देख रहे हैं कि जज्बे के साथ वो काम कर रहे हैं। इनके अंदर सबसे पहली बात डिसिप्लिन, ताबेदारी, माँ बाप का कहना मानना, बच्चों का कहना मानना, उस्तादों का कहना मानना, स्कूल के अंदर डिसिप्लिन का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें इस स्पोर्ट की वजह से इनको मुयसर आती हैं। और मैं समझता हूँ हर स्कूल में हर जगह नौजवानों के लिए खेल की सरगर्मियाँ होना चाहिए। जी, आपने देखा
کیا کچھ کہنا تھا؟ رانا اشفاق رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ سپورٹس کی جو سرگرمیاں ہیں اسکول کی سطح پر ہونا انتہائی خوشائند ہے اور انہوں نے اس عمل کو خوشائند قرار دیا ہے. جی